graph between angle of deviation and angle of incidence in a prism. Okay. ठीक. तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं भाई. ये ग्राफ ऐसा आता है. और हमने यहाँ पे जो बात इन जनरल कोई भी डेविएशन जो प्रिज्म प्रोड्यूस करता है वो सेम होता है फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस. और ऐसा हम ग्राफ से भी देख सकते हैं और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी.
ये कोई जनरल एंगल ऑफ डेविएशन है. This can be achieved at two angles of incidences, one here and other one the greater angle वाला होगा. यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, थीटा 1 है, और इस थीटा 1 पर लाइट रे इमर्ज होती है एट एंगल थीटा 2, तो जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा 2 रखूंगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस मुझे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से मिल जाता है थीटा 1. यहाँ भी डेविएशन आएगा आई प्लस ई माइनस ए के हिसाब से थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस ए, और इधर भी जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा आई प्लस ई माइनस ए फॉर्मूले के हिसाब से वो आएगा थीटा 2 प्लस थीटा 1 माइनस ए. And as we can see, both these deltas are equal, है ना. In general, any one angle of deviation, a particular deviation from the prism can be obtained for two different angles of incidences. Except for one angle, which is the minimum angle of deviation. Except for one angle, which is the minimum angle of deviation. ये सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से अचीव हो सकता है. Prism produces minimum deviation which can be achieved for only one angle of incidence. Which can be achieved only for one angle of incidence. क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल अप्लाई होता है, लेकिन ये ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. Note that to achieve minimum deviation from prism, light must be incident on it at an angle such that angle of emergence is equal to angle of incidence. एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बराबर हो जाना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर मिनिमम डेविएशन.
अच्छा, अगर आई ऑन मेरी आवाज थोड़ी अटक अटक के आ रही है क्या? Yes, sir. अच्छा। हम्म 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 हम्म। यार प्रोबेबली बिकॉज जस्ट नाउ मेरा वाईफाई वाला जो है वो ब्रॉडबैंड वो ऑफ हो गया, आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा, तो इट शुड बी अप सून। कुछ तुम्हें नहीं समझ में आया, रिपीट करना है तो मेरे को बता देना चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बस इतना सही है कि अगर मान लो मैंने एक लाइट रे को किसी एक एंगल पे इंसिडेंट किया, किसी दूसरे एंगल पे इमर्ज हो रही है, तो अगर जिस एंगल पे इमर्ज हुई है उस एंगल पे मैं लाइट को इंसिडेंट कर दूं, तो जहां पर पहले इंसिडेंट हुआ था अब वहां से इमर्ज होने लग जाएगी, मतलब समथिंग लाइक दिस विल हैपन। कुछ ऐसा कि ये प्रिज्म पे किसी एक एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया, ये रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलती है। अब जिस डायरेक्शन से बाहर निकली है उसी डायरेक्शन से हम रे को इंसिडेंट कर दें, तो क्या होगा, जहां से इंसिडेंट हुई थी वहां से बाहर निकल जाए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अपन बोल रहे हैं कि मतलब जो प्रिज्म के अंदर जो R1 और R1 मस्ट आल्सो बी इक्वल टू R, और एक मिनट, आई एम नॉट म्यूटेड। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हैं, तो R1 और R2 जो प्रिज्म के अंदर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो भी बराबर होने चाहिए, है ना? क्यों, देखो इस तरह का डायग्राम बन रहा है, अगर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R1 एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई और वापस से रिफ्रैक्शन होकर के ये रे प्रिज्म से बाहर निकली एट सम एंगल ई, और अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है R2। तो हम कह रहे हैं कि अगर ई और आई बराबर है, जो कि मिनिमम डेविएशन के लिए बराबर होने ही चाहिए, इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, मिनिमम डेविएशन हर बार वो प्रिज्म के अपेक्स एंगल के बराबर होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटे। R1 और R2 बराबर होने चाहिए, और R1 और R2 का सम A होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 दोनों किसके बराबर हो जाने चाहिए? A/2 के बराबर हो जाने, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इमर्जेंस
must be equal to angle of incidence and R1 and R2 both must be equal to कितना बेटे A by with this information we can also calculate what is going to be the angle I for minimum deviation. हम क्या करें, स्नेल्स लॉ लगा दें तो मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, मेरे को कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 into sin I is equal to n of prism into sin A by 2. तो sin I की वैल्यू आएगी n of prism into sin A by 2. I आ जाएगा sin इनवर्स n of prism into sin A by, ये I कौन सा एंगल है, the angle at which light must be incident on the prism to achieve minimum deviation. हाँ बेटे, मैं लास्ट स्लाइड दोबारा दिखा दूंगा. हाँ बच्चों, अभी अपना वाईफाई जो है वो वापस आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नाउ वॉइस विल नॉट लैग. ये देखो भाई, I is equal to sin inverse n of prism into sin A by 2. ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन अचीव किया जा सकता है. ये प्रीवियस स्लाइड है, ये देख सकते हो आप. इन जनरल देखो, ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया कुछ लोगों को. इन जनरल अ पर्टिकुलर डेविएशन, अ पर्टिकुलर डेविएशन यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे, अ पर्टिकुलर डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म कैन बी ऑब्टेन फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस. मतलब देखो, ये क्या है, प्रिज्म का डेविएशन इतना 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 इतना, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी रैंडमली हमने डेविएशन एक चुन लिया, तो दिस डेविएशन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इncidences, right? In why I'm writing in general except for one deviation which is the minimum deviation. मिनिमम डेविएशन वाली लाइन जो है ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पर टच कर रही है, दो जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही. सर, will the refracted ray for the first surface
be parallel to the base for the prism in case of minimum deviation. हाँ बेटे, ये बेस के पैरेलल हो जाएगी प्रोवाइडेड प्रिज्म इज आइसोसेलेस। प्रोवाइडेड ये जो प्रिज्म है वो कैसा है, आइसोसेलेस टाइप का। क्यों, देखो ये वाला स्लाइड सबने नोट कर लिया, अगले स्लाइड पे जाए। ओके, देखो क्या है बेटे, जैसे ये प्रिज्म है और हम मानते हैं कि ये कैसा है, आइसोसेलेस प्रिज्म। मतलब ये एंगल अगर ए है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री माइनस ए होना चाहिए। तो दोनों एंगल्स उस 180 डिग्री माइनस ए के आधे आधे हैं, यानी 90 डिग्री माइनस ए बाई टू और 90 डिग्री माइनस ए बाई। और लाइट रे जो है वो किस तरह से इंसिडेंट हो रही है इस प्रिज्म पे, मिनिमम डेविएशन वाला केस हमने कंसिडर किया है। अब देखो, हमने कहा है कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई बराबर हो जाएंगे, और ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ए बाई टू ए बाई टू हो जाएंगे। अब देखो, ये एंगल अगर ए बाई टू है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटे, व्हाट विल बी दिस एंगल, 90 माइनस ए बाई। बिल्कुल सही बात है, ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस ए बाई टू, और ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस ए बाई। अब देखो, आप रिफ्रैक्टेड रे कंसिडर करो और बेस ऑफ द प्रिज्म कंसिडर करो। ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर है ना, बोथ आर 90 माइनस ए बाई टू, और ये दोनों एक तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवलिंग इनसाइड द बेस ऑफ द प्रिज्म, इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। हम बोल सकते हैं, if the prism is isosceles, then in case of minimum deviation, ray traveling inside the prism
will be parallel to the base of the prism. लेकिन उसके लिए आइसोसेलेस बराबर होना चाहिए। आइसोसेलेस मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दो साइड बराबर हो जाए। टू रिफ्रैक्टिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। मतलब क्या है, ए बी सी अगर एक प्रिज्म है, रे ए बी से एंटर होकर के ए सी से बाहर निकल रही है, तो ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपन बोल रहे साहब ए बी बी सी के बराबर है, तब उस केस में क्या होगा, ये पैरेलल ट्रैवलिंग करने वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगी। हाँ बेटे देखो, ये वाला पेज फिर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने जो लेफ्ट साइड में है वो क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में हमने ये लिखा है कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा। व्हाट शुड बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस so that deviation due to the prism is minimum। तो हमने कहा भाई मिनिमम डेविएशन वाले केस में R1 जो है वो a/2 आ जाना चाहिए, ये एंगल a/2 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया। उससे मुझे I की वैल्यू पता चली। ये कौन सा एंगल है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। दिस इज द एंगल एट विच लाइट मस्ट बी इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म टू अचीव मिनिमम डेविएशन। इसमें एक बात हमने और कही है कि भाई अगर प्रिज्म आइसोसेलस है और हम वो वाला डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं जबकि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है, तो इस केस में क्या होगा, रे जब प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगी तो इट विल बी ट्रेवलिंग पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। और ऐसा क्यों है ये अपन ने देखा, हमने कहा साहब R1 a/2 एंगल है, तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने एंगल दिखाया है वो 90 माइनस a/2 हो जाएगा। और ये आइसोसेलस प्रिज्म अगर है और अपेक्स एंगल इसका a है, तो बेस वाले दोनों एंगल भी 90 माइनस a/2 और 90 माइनस a/2 होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब जो लाइंस हमने शो की हुई हैं दोस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। So this is what we have studied till now। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करूं, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पे लाइट को भेजूं और अलग अलग जो डेविएशन आता जा रहा है उसको कॉपी में रिकॉर्ड करता जाऊं, और फाइनली मैं ग्राफ बनाऊं बिटवीन डेल्टा एंड आई, तो इस ग्राफ से मेरे को मिनिमम डेविएशन क्या है ये पता चल जाएगा, है ना। उस मिनिमम डेविएशन की मदद से क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पता लगा सकते हैं। देखो बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे, इन जनरल जो डेविएशन होता है वो आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है, लेकिन जो मिनिमम डेविएशन है उस केस में क्योंकि आई और ई बराबर होते हैं तो इसको 2i माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर है किसके, आई। और हम स्नेल्स लॉ लगाएं एट ए बी इंटरफेस, तो उससे क्या मिलेगा, 1 into sin i इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1, है ना। और R1 क्या है बेटे, मिनिमम डेविएशन के केस में R1 को a/2 लिख देते हैं, तो n ऑफ प्रिज्म इंटू साइन a/2। और साइन आई मिनिमम डेविएशन के केस में आई इतना है, तो जाएगा साइन ऑफ a प्लस
डेल्टा मिनिमम बाई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको कि लैब में यूज किया जाता है बच्चों। किस काम के लिए यूज किया जाता है इसको, टू डिटरमाइन refractive index of a prism. This is an important formula. N is equal to sine of a plus delta minimum by 2 divided by sine a by 2. Sir, according to the graph, can I say that maximum deviation will be infinity? No. देखो, ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं है, आगे तक कंटिन्यू नहीं होता बेटे। लेट मी टेक यू बैक टू द स्लाइड 1। ग्राफ यहीं पे खत्म हो जाता। दीज आर एंड पॉइंट्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जा सकते हो क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट थोड़ी कर सकता है। खैर एनीवेज, अपन मैक्सिमम एंगल को अलग से डिस्कस करेंगे। पहले मिनिमम एंगल के लिए जो अपन ने बातें पढ़ी हैं उनको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम क्या क्या पॉइंट्स हैं? मिनिमम डेविएशन कैन बी अचीव्ड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम है तो आई बराबर होना चाहिए ई के, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई 2। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना रखना पड़ेगा मेरे को, साइन इनवर्स ऑफ एन ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ए बाई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम 2i माइनस ए भी लिख सकते हैं। आई प्लस ई माइनस ए, और आई ई के बराबर है तो 2i माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी पता लगा सकते हैं, हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई। ये हमारे क्या है, मेन फॉर्मूला। अगले पेज पे चले भाई। देखो I इक्वल टू ई हुआ तो R1 और R2 अपने आप ही बराबर हो जाएगा। I और E बराबर हुए तो R1 और R2 क्या होंगे, अपने आप ही बराबर हो जाएंगे।
ओके बेटा, अभी अपन अगले पेज पे चलते हैं। मान लो हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द refractive index of a prism having apex angle of 90 degrees and which produces uh, whose apex angle is 60 degree and which produces a minimum deviation of 30. Also find the angle of incidence for which deviation will be minimum. ये भी पता करना है, ट्राई कर सकते हैं इसको। सर एक मिनट प्रीवियस पेज क्या बेटे? सर पिछले वाला पेज दिखा दो। हाँ बेटे, सर इससे भी इसके ही पिछला। हाँ सर, वो डायग्राम में मार्क करना। हाँ सर, हो गया सर। हो गया। √2, yes, √2 is correct answer. You have to directly apply the formula. हम लिखें भाई क्या, n is equal to sine of a plus delta minimum by 2 divide by sine a by 2. Now what is a? A is 60 degrees. Delta minimum is 30 degree. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है साइन ऑफ 45 degree divided by sine 30 degree. That is equal to √2.
अगला पार्ट क्या पूछा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पता करो। तो देखो सिंपल सी बात है, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2i - a, और डेल्टा मिनिमम हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 2i - 60 डिग्री। दैट मीन्स i बराबर आ जाएगा किसके, 45। वेरी, तो देखो ये तो बात हुई बच्चों किसके लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात, है ना। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे एक और पार्ट ऐड किया जाए, क्या, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन if light ray is incident at 90 degrees angle of, 90 डिग्री पर अगर मैंने इंसिडेंट कर दिया तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिलेगा। वन ट्वेंटी डिग्री नहीं, 120 डिग्री नहीं आएगा बेटा। अच्छा इसमें चाहो तो ये वाला डेटा का यूज कर सकते हो आप। assume that sin inverse of √3 - 1/2 is equal to 21.5 डिग्री।
51.5 डिग्री इज करेक्ट आंसर। यस, कई लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। देखो अपने को कुछ नहीं करना, एंगल ऑफ डेविएशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू हमें पता ही है 60 डिग्री, ई पता करना, राइट। तो स्नेल्स लॉ लगा लगा के पता कर सकते हैं। देखो अगले पेज पे कैसे करेंगे बच्चों। प्रिज्म का एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और लाइट रे को मैंने इंसिडेंट कर दिया 90 डिग्री एंगल। तो पहली सरफेस पर फॉर्मूला लगाएं, 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। तो R1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 45 डिग्री आ जाएगा क्या, साइन R1 1/√2, R1 आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। ये कुछ इस तरह का एंगल। अब ये अगर 45 डिग्री आ गया है, अब मुझे R2 पता करना पड़ेगा। R2 और R1 में क्या रिलेशन होता है बेटे, ये इस एंगल को हम बोलते हैं R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। R1 45 डिग्री है, इसका मतलब R2 की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। नाउ अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन। तो यहां से साइन ई की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, √3 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 15 डिग्री होता है, √3 माइनस 1/2 √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2। और क्वेश्चन में ही इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 21.5 डिग्रीज। तो इसका मतलब इसके आगे हम कैसे करेंगे, डेल्टा की वैल्यू को लिख देंगे आई प्लस ई माइनस ए। आई इज 90 डिग्री, ई इज 21.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 51.5 डिग्री, ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस डेल्टा इज, पहले ये बताओ, इतना इतना समझ में आया सबको। ओके। अच्छा अब अगर मैं तुमसे ये एक स्टेटमेंट कहूं कि ये जो डेल्टा है ना, यही मैक्सिमम डेल्टा है इस प्रिज्म के लिए। ये जो डेल्टा है यही मैक्सिमम है इस प्रिज्म के लिए। तो विल यू एग्री। बिल्कुल, देखो ग्राफ से देख सकते हैं। आई 90 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है, तुम सोचो। ये जो रे भेजी है, इससे भी ज्यादा एंगल पे कोई रे भेज सकता हूँ क्या मैं एयर से।
ये देखो, ये हमारा डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं रख ही नहीं सकता हूँ, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो डेविएशन आ रहा है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा बड़ा करके तो आप इससे ज्यादा डेविएशन अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो डेविएशन आ रहा है, इसमें 90 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आया है? 21.5 डिग्री। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इतना ही डेविएशन एक और एंगल पे भी अचीव किया जा सकता है? वो कब अचीव होगा? अगर मैं रे को इंसिडेंट कर देता कितने एंगल पर? इस 21.5 डिग्री एंगल पर। यहाँ पर जो रे एंगल ऑफ इमरजेंस है, उतने एंगल पर अगर मैं प्रिज्म रे को इंसिडेंट कर देता तो मेरे पास एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री आ जाता। और जैसा कि डेविएशन यहाँ 51.5 डिग्री आया है, तो इधर भी डेविएशन 51.5 डिग्री आता कि नहीं आता? इधर भी डेविएशन 51.5 डिग्री ही आता। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, ये दोनों पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर डेविएशन अपने को सेम मिल रहा। अच्छा, अब कोई सोचे सर ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 21.5 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता क्या? हम इधर चले जाए तो ये ग्राफ इधर और ऊपर चला जाएगा। अब देखो, तुम समझना मेरी बात को, इस वाले डायग्राम को देखना। बिल्कुल सही, अगर आई 21.5 डिग्री से छोटा हो गया ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। कैसे? इफ आई इज less than 21.5 degree, so that means R1 will be less than 15 degrees. That means R2 जो कि कितना होता है? 60 माइनस R1 होता है ना। R2 होता है A माइनस R1, यानी 60 माइनस R1। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू जो है, R1 15 से छोटा हुआ तो R2 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। R2 will become greater than 45 डिग्री। और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 पता किया है प्रिज्म का हमने, तो साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। तो जैसे ही तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 21.5 से कम किया, R2 की वैल्यू 45 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट। ठीक है? अच्छा, तो कोई कहे साहब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो हो जाने दो, डेविएशन तो प्रोड्यूस कर रहा है प्रिज्म। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर लाइट रे को इधर खड़ा होकर के देख रहा है, इधर खड़ा होकर के देख रहा है, तो उसके पास तो अब लाइट रे नहीं जा पाएगी ना। क्या हुआ? तुमने लाइट 21.5 डिग्री पे लाइट रे को इंसिडेंट किया, ये लाइट रे 15 डिग्री पर अंदर गई, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बन गया और उसके करस्पॉन्डिंग लाइट रे इधर से बाहर निकल। ये कब है? जब ये अब हमारा 21.5 डिग्री, तो इधर एंगल बन गया 15 डिग्री, ये वाला एंगल बन गया 45 डिग्री और इधर एंगल बन गया 90 डिग्री।
अब अगर तुम इस वाले एंगल को 21.5 डिग्री से कम करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है R1 ये 15 से कम हो जाएगा, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 45 से बड़ा हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो इस वाले ये तो ऑब्जर्वर कहेगा कि भैया रे ही बाहर नहीं निकल रही, आप डेविएशन की क्या बात कर रहे हो, राइट। हाँ, किसी और सरफेस से हो सकता है BC से रे बाहर निकल जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम अभी सिर्फ यही केस कंसिडर कर रहे हैं कि AB से एंटर करनी चाहिए और AC से बाहर निकलनी चाहिए। तो उस केस के लिए तो इससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस संभव नहीं है, इससे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी संभव नहीं है। इसका मतलब इन दोनों पर जो डेविएशन आ रहा है वही मैक्सिमम डेविएशन हो। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो देखो अगले पेज पे चलते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन without total internal reflection from a prism angle of incidence must be equal to 90 degree or I must be such that एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाए कितना, 90 डिग्री। ठीक है, या तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री रखो या ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दो कि रे 90 डिग्री पर इमर्ज हो जाए। दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन बराबर आएगा और वो मैक्सिमम होगा। एक बात और है, कि नोट दैट द एंगल I for which angle of emergence becomes equal to 90 degree will be the minimum angle of incidence for a prism so that light ray emerges out of it without TIR. क्योंकि होता क्या है बेटे, as angle of incidence decreases, इसका मतलब R1 also decreases, इसका मतलब R2 increases, और R2 जो है ये प्रिज्म के अंदर बनने वाला एंगल है। तो जैसे जैसे ये वाला एंगल बढ़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे, राइट। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ इमरजेंस पहले ही 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुकी है। उसके बाद अगर तुमने I को फर्दर डिक्रीज किया
तो R1 भी डिक्रीज हो जाएगा और R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, यानी उसके बाद इमरजेंस जो है वो बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नहीं हो पाएगा। इस वजह से ध्यान दो, हम क्या करते हैं, ये डेल्टा वर्सेस आई का जब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो इस ग्राफ को इधर लेफ्ट में एक जगह पर अपन ट्रंकेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इस ग्राफ। राइट में तो लिमिट है ही सही, फिजिकल लिमिट है साहब, 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रख नहीं सकते। और लेफ्ट में भी क्या है, एक वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री आ जाए, उससे कम एंगल के लिए हम ये ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि फिर बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रे प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाती। और इन दोनों ही एंगल्स पे क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर आता है, और वही मैक्सिमम डेविएशन होता है जो कि बिना TIR के अचीव हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को भाई? अगले पेज पे चलें। देखो लास्ट पॉइंट क्या कहा है मैंने, लास्ट पॉइंट ये कहा है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री आने लग जाए, उस एंगल से कम वो मिनिमम एंगल होगा जिसमें कि लाइट रे प्रिज्म से इमर्ज हो पाएगी विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे कम जब मैं एंगल को करने जाऊंगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, राइट? सिर्फ यही बात। इसके पहले वाला पेज देखना, ये देख लो। हाँ बच्चों, ये हो गया, ये वाला पेज नोट कर लिया? ओके। अच्छा मान लो हमसे ये कहा जाए कि फाइंड द कंडीशन ऑन apex angle of a prism so that none of the light ray incident on it is able to emerge out without total internal reflection। कोई भी लाइट रे
बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाहर ही ना आ पाए, इसके लिए अपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म पे क्या कंडीशन हमें रखनी होगी? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि एक मैं तुम्हें हिंट देता हूं, उससे फिर इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो तुम। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं ज्यादा रखूं तो रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना आसान है, या कम रखने पर टीआईआर हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करने पर टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है? कम करने पर, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते हैं तो R1 कम होता है, R1 कम होता है तो R2 बढ़ता है, तो टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बोथ नहीं बेटे, बोथ नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम रखने पर टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब आप बढ़ाओगे, आई बढ़ा तो R1 बढ़ जाएगा, R1 बढ़ जाएगा तो R2 कम हो जाएगा, R2 कम हो जाएगा तब तो टीआईआर के चांसेस कम होंगे ना। ठीक है बेटे, जो बोथ बोल रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करने पर टीआईआर के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे अब इसका उल्टा अगर अपन कहें कि वो कौन सी ऐसी रे होगी, या वो कौन सा ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसपे टीआईआर होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो जाती? वो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसपे टीआईआर होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती? 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो टीआईआर होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहीं से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है जिसका अपेक्स एंगल है ए। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी रे इस प्रिज्म पे इंसिडेंट कराते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा, ये वाली रे पर। कंसिडर दिस रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90। अच्छा ध्यान दो, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर भी बताया है। नाइन्टी डिग्री पर जब मैंने इंसिडेंट किया तो ये कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, क्या ये बता सकते हैं? वो जो एंगल बनेगा, क्या वो क्रिटिकल एंगल ही बन जाएगा? दैट एंगल विल बी नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल, है ना? रेयरर मीडियम में 90 डिग्री पे इंसिडेंट करो तो डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। और अगर इतने एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इधर एंगल कितना बनेगा बच्चों? ए माइनस सी, इतना एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब ध्यान दो, दिस रे has minimum chances of undergoing
TIR. Why? Reason being because I is maximum. This implies R1 is also maximum. This implies R2 is minimum. ये जो रे मैंने कंसिडर करी है इसके TIR होने के चांसेस सबसे कम है बच्चों। लेकिन अगर इस रे का भी TIR हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, बाकी जितनी भी रे होंगी 90 डिग्री से कम पे जितने भी रे इंसिडेंट करेंगे उन सब का TIR होना ही होना है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल रेज टू अंडरगो TIR, the ray shown in figure must undergo TIR. और इसके TIR की क्या कंडीशन हो जाएगी कि A माइनस C जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए, यानी कि A ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल कितना होता है, साइन इनवर्स 1/n, ये ऐसा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये अगर अपेक्स एंगल पे हमने कंडीशन लगा दी तो क्या होगा, ये 90 डिग्री वाली रे का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसके अलावा कौन सी रे कंसिडर करोगे, वही रे होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम होगा, तो उनके लिए ये वाली वैल्यू जो है वो C से कम होगी, तो उनके लिए ये जो एंगल होगा वो निश्चित तौर पे C से बड़ा होगा। जब इसी के लिए C से बड़ा है तो बाकी के लिए तो C से बड़ा होगा ही। ये बात समझ में आती है। अगर कोई प्रिज्म ऐसा हो गया जिसका अपेक्स एंगल 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट प्रिज्म उससे भी बड़ा हो गया, तो फिर उस प्रिज्म में बिना TIR के रेस को बाहर निकाल पाना संभव भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सबको? इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार यूज आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोगों को नहीं समझा? ओके, अच्छा देखो, एक स्टूडेंट ने थोड़ा स्पेसिफिक डाउट पूछा है, पहले उसको मैं समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि सर आपने ये क्यों किया? ये इसलिए मैंने किया बिकॉज दिस इज कंडीशन फॉर TIR। वी वांट रे इंसिडेंट at I equal to 90 degree to undergo total internal reflection। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहे थे कि हम चाहते हैं कि सारी रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए irrespective of angle of incidence, all the rays must undergo total internal reflection। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार सबके लिए कंडीशन लगाते रहे, उससे अच्छा क्या है हम वो वाली रे पकड़ते हैं जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांस सबसे कम है। अगर उस वाली रे का भी हम TIR करवा दे तो सबका TIR होगा ही हो। कहा ठीक है, ये अच्छी अप्रोच। ठीक है, जैसे मान लो तुम ऐसे कहो कि भाई एक रेस हो रही है,
और हम चाहते हैं कि वो रेस की कंडीशन क्या है, वो रेस की कंडीशन है कि आपको 5 किलोमीटर भागना है और हाफ एन आवर में भागना है, आधे घंटे में भागना है आपको 5 किलोमीटर। ठीक है, कोई हमसे कहे कि आप ऐसी कंडीशन लगाओ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब हार जाए, तो मैं क्या करूं, मैं उनमें से जो सबसे फास्टेस्ट पार्टिसिपेंट है ये इंश्योर कर दूं कि मैं टाइम की ऐसी लिमिट लगा दूं कि वो फास्टेस्ट पार्टिसिपेंट भी उतने टाइम में रेस को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो फास्टेस्ट वाला नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो बाकी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो एवरीवन विल। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई जब ये मैं चाहता हूं कि कोई भी रे प्रिज्म से बाहर नहीं निकल पाए, सारी की सारी रेस का ये यहाँ से क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो हमने कहा यार देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कई सारे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं, सबके सबका अलग अलग टीआईआर की कंडीशन सेटिस्फाई कराना तो इट विल बिकम वेरी कम्बरसम एंड नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो हमने क्या कहा, हम ऐसी रे लेते हैं जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस सबसे कम है। ठीक है, मतलब वो तो बाहर निकलने ही निकलने वाली, उस रे को भी मैंने क्या करा दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा दिया। ठीक है, अब सबसे कम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस किसका होगा, के लिए R2 मिनिमम हो, ये वाला एंगल मिनिमम हो। R2 मिनिमम हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, R1 ये वाला एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है उसके पढ़ो, दिस रे, because for this ray angle of incidence is 90 degree which is maximum I and maximum R1 and minimum R2, this has minimum chances of undergoing TIR। क्यों, क्योंकि I मैक्सिमम है, R1 भी मैक्सिमम है, R2 मिनिमम है इसके लिए, तो R2 मिनिमम है तो TIR का चांस इसके लिए मिनिमम है। इसको भी मैंने क्या करवा दिया, TIR करवा दिया। तो ये इसी का TIR हो रहा है तो बाकी सबका भी TIR होगा ही होगा, राइट। तो जिस रे का सबसे कम चांस था हारने का उसको भी मैंने हरवा दिया। इसका मतलब क्या है, सारी रेस हार जाए, मतलब सारी रेस का TIR हो जाए। अभी समझ में आया भाई सब लोग? ओके, अभी भी कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन होगी बच्चों के, अगर अपेक्स एंगल ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, ये हमें याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपेक्स एंगल अगर ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो फिर सारी ही रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। जैसे देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मानो हमारे पास एक प्रिज्म है, जिसका अपेक्स एंगल 120,
अब देखो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √2। इस प्रिज्म पे मैं क्या करता हूं, मान लो मैं 2-3 रेज, एक रे मैंने लिया जो कि 90 डिग्री पर इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, ये एंगल मेरे को इधर दिया हुआ है 60 डिग्री, मानो इधर एंगल दिया हुआ है कितना, 30। तो मुझे पता करना है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू द प्रिज्म। अब देखो, इस केस में क्या है, हम पहले ही समझ सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल एंगल कितना है। क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/√2 विच इज 45 डिग्री। सॉरी, ये इसको 30-30 ले लो। थर्टी थर्टी क्रिटिकल एंगल कितना है बच्चों? साइन इनवर्स 1/√2, यानी कितना, 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हुआ बेटे? 45 डिग्री ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल हो गया। और अपेक्स एंगल हमको 120 डिग्री दिया हुआ है। सॉरी, ये ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अपेक्स एंगल मेरे को 120 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब a ग्रेटर देन 2c वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, हमें पता है कोई भी मैं रे पकड़ लूं, उसका वो एसी इंटरफेस से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है बेटे। तो जैसे इस पर्टिकुलर रे की बात करें, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट ए बी, तो क्या मिलेगा? 1 × sin 90 डिग्री इज इक्वल टू √2 × sin R1। तो R1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटे? 1/2। साइन R1 आ रहा है 1/2, मतलब R1 आ रहा है 45 डिग्री। तो ये रे 45 डिग्री पर रिफ्रैक्ट। अब इधर एंगल अगर 45 डिग्री बन रहा है, तो AC पर एंगल कितना बनेगा? R2 आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मतलब ये एंगल आ जाएगा 75 डिग्री के बराबर, ये एंगल। अब 75 डिग्री तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से? AC से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इधर भी एंगल कितना बनेगा बेटे? इधर भी एंगल 75 डिग्री ही, राइट। और ये 75 है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? 15 डिग्री। तो 15 और 30 ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। और आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 135 डिग्री। 135 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इधर एंगल कितना बनेगा? इधर एंगल बनेगा 45
डिग्री और ये एंगल अगर 45 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। मतलब क्या हो जाएगा, साइन ई इक्वल टू 1, मतलब ई कितना आ गया बेटे 90। तो ये जो रे हमने यहाँ पर दिखाई है, ये इस तरह से पैरेलली बाहर निकल जाए, ठीक है। और इस तरह से पैरेलली बाहर निकल गई, इसका मतलब कितना डेविएशन इसका हो गया है नेट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल डेविएशन इज 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, देखो ए बी पर कितना डेविएशन हुआ, डेविएशन एट ए बी अगर आप निकालोगे तो वो 45 डिग्री आया क्लॉकवाइज, 90 माइनस 45। फिर डेविएशन एट ए सी निकालेंगे तो वो 180 माइनस 2i करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस 150, तो वो 30 डिग्री आ जाएगा और वो भी आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर जब आप डेविएशन निकालोगे बीसी से तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है और वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट डेविएशन अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ में बहुत अच्छा दिखेगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, है ना। और देखो ये इस प्रिज्म के केस में अपेक्स एंगल और क्रिटिकल एंगल में ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है कि आप 90 डिग्री क्या किसी भी एंगल पे रे को इंसिडेंट करो, वो रे का एसी इंटरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, वो एसी से बाहर नहीं आ पाएगी। सिर्फ यही वाली रे नहीं, कोई भी बाहर नहीं आ पाएगी। वाई, बिकॉज दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। ये बात समझ में आती है भाई सबको। ठीक है बच्चों, तो फिर बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय। हाँ नोट्स, बिल्कुल नोट्स तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। सेक्शन डी तक कर सकते हो बेटे आप अभी।